हेलो क्लास। म्यूजियम म्यूजियोलॉजी के अगले लेक्चर में हम अब फंक्शंस ऑफ म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे, जो 5 ऐसे काम होते हैं संग्रहालय के जिनके आधार पर संग्रहालय अपने सभी प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को संपादित करता है। और संग्रहालय को कोई भी किसी भी संस्था को संग्रहालय हम तभी कहते हैं जब ये 5 जो बेसिक फंक्शंस की जिनकी हम आज बात करने वाले, ये पांचों काम जहाँ पर हो रहे होते हैं उन्हें हम संग्रहालय के दायरे में रखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ म्यूजियम में अगर हम बात करें तो 5 मुख्य कार्य होते हैं संग्रहालय के। पहला है कलेक्शन। सभी को पता है कि म्यूजियम में बड़ी संख्या में आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं जिनको देखने के लिए ही लोग वहाँ पर जाते हैं। तो वो जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वही म्यूजियम के कलेक्शन होते हैं। और कलेक्शन जो है म्यूजियम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। जो भी कलेक्शन हमारे पास आता है उससे संबंधित पूरी जानकारी को लिखित रूप में रखना संग्रहालय की जिम्मेदारी होती है। उसे हम डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में समझेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पूरे म्यूजियम को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिफैक्ट्स पे अपना दावा तय करने के लिए संग्रहालयों की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन कराना जरूरी होता है। और डॉक्यूमेंटेशन कई चरणों में और कई स्थानों पर संग्रहालय के अंदर किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो है वो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन है। कलाकृतियों का कलेक्शन और उनका डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए किया जाता है कि उनको प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन प्रदर्शित करने के लिए जो कलाकृतियां संग्रहालय में रखी होती हैं, चाहे गैलरी में हो चाहे स्टोरेज में हो, इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस से या फिर ह्यूमन हैंडलिंग से उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो और उनकी एज इफेक्ट ना हो। और जितना हो सके, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो बना है वो टूटेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन फिर भी हम कंजर्वेशन के माध्यम से कलाकृतियों की उम्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कंजर्वेशन को 2 पार्ट में बांट के बात की जाती है, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन और क्यूरेटिव कंजर्वेशन, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला जो फंक्शन होता है वो एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन कलाकृतियों को कलेक्ट किया है, डॉक्यूमेंट किया है और कंजर्व किया है, क्योंकि हमारा पर्पज़ है उनको एग्जिबिट करना। प्रदर्शन के माध्यम से कलाकृतियों को हम सभी के सामने रखते हैं और उसमें जो भी इतिहास है, जो महत्व है, जो कला है और जो कुछ भी मैसेज है, जो विरासत जो है हमारी, और उसमें जो भी मैसेज है पिछली पीढ़ियों का या पिछले समाज का, पिछली संस्कृतियों का, उस मैसेज को हम, जो लोग उसको देख रहे होते हैं, जो दर्शक हमारे होते हैं, उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं एग्जीबिशन के माध्यम से। 3 तरह की एग्जीबिशन म्यूजियम में होती हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है संग्रहालय का वो है एजुकेशन। क्योंकि ऊपर के जो भी 4 काम बताए गए हैं उनका सबका उद्देश्य होता है कि मनोरंजन के साथ साथ संग्रहालय आने वाले दर्शकों को शिक्षित किया जाए। तो शिक्षा जो है संग्रहालय का अल्टीमेट गोल है। हम म्यूजियम को सेंटर ऑफ एड्यूटेनमेंट या इंफोटेनमेंट कहते हैं। हम म्यूजियम को इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानते हैं। म्यूजियम के बारे में हम कहते हैं कि ओपन फॉर 6 to 60, यानी 6 साल से लेकर 60 साल के लोगों के लिए खुला हुआ है। कुल मिलाकर संग्रहालय में आने की कोई बाध्यता नहीं होती। किसी भी उम्र के लोग, किसी भी आयु और आय वर्ग के लोग, किसी भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग संग्रहालय आ सकते हैं और संग्रहालय आना चाहिए। और ये जितने भी लोग संग्रहालय आते हैं सभी अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, कुछ ना कुछ समझ कर जाते हैं, कुछ अच्छी यादें लेके जाते हैं। इसलिए जो संग्रहालय है वो प्रत्येक जो दर्शक आ रहा है उसको उसकी पूर्व ज्ञान के आधार पर अगला कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देता है। तो संग्रहालय का अल्टीमेट गोल शिक्षा है। इस तरीके से ये 5 फंक्शन है संग्रहालय के जिनके बारे में जानना चाहिए। और इनको, ये 5 कार्य जो संग्रहालय में होते हैं, इन्हीं के आधार पर संग्रहालय को संग्रहालय माना जाता है। अब हम आज के अपने लेक्चर में कलेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वो सारे के सारे जो किसी भी म्यूजियम में जब आप जाते हैं तो पूरे के पूरे म्यूजियम में, गैलरीज में और स्टोरेज में जितना कुछ भी कलाकृतियां हैं, विरासतें हैं, जो सामग्री रखी हुई है, वो सबका सब जो है उसका संग्रह है। संग्रह को संग्रहालय के प्राण के तौर पे देखा जाता है कि संग्रहालय का जो सोल है, जो संग्रहालय की जान है, वो संग्रह है। क्योंकि कलेक्शंस के ही आधार पर, कलेक्शन को ही केंद्र में रखकर संग्रहालय अपने सारे काम संपादित करता है। तो कलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होना, नए नए कलेक्शन म्यूजियम में आते रहना, ये संग्रहालय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि म्यूजियम जो है संग्रह करता है, तो संग्रह क्यों जरूरी है संग्रहालय के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना कलेक्शन बढ़ाना है, क्योंकि दर्शकों के बारे में हम ये सोचते हैं कि हमारे जो ऐसे कभी कभी आने वाले दर्शक हैं, रैंडम आने वाले विजिटर्स और टूरिस्ट हैं, इसके अलावा हम अपने नियमित दर्शक बनाने में विश्वास रखते हैं। और हमें लगता है कि जो हमारे शिक्षक हैं, छात्र हैं, जो हमारे सीरियस विजिटर्स हैं, जो हमारे रेगुलर विजिटर हैं, उनको हमेशा कुछ नयापन देना है। तो हमारे पास समय के साथ नया नया कलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारी जिस भी हम एग्जीबिशन को क्यूरेट करते हैं, जिस भी एग्जीबिशन को प्रेजेंट करते हैं,
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई भी अगर आर्ट हम समझाना चाहते हैं, हम स्कल्पचर के बारे में बात करना चाहते हैं, पेंटिंग्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने के लिए प्रायः म्यूजियम्स में बड़े पैमाने पर संग्रह की जरूरत होती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि संग्रहालयों में किसी एक टाइम फ्रेम का कलेक्शन है और किसी एक टाइम फ्रेम का नहीं है, तो जब भी टेम्पररी एग्जीबिशंस करते हैं तो उस समय में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसको इस गैप को फिल करने के लिए कई बार ऑब्जेक्ट्स बोरो किए जाते हैं या कोशिश की जाती है कि उस एज के ऑब्जेक्ट्स को म्यूजियम में किसी भी तरीके से इंक्लूड किया जाए म्यूजियम के कलेक्शन में। इसके अलावा सिस्टमेटिक और थीमेटिक एग्जीबिशंस हैं, उनको स्टैब्लिश करने में हमारे पास अगर पूरे हर इतिहास के हर कालखंड से अगर हमारे पास कलाकृतियां हैं तो अपनी एग्जीबिशंस को, थीमेटिक एग्जीबिशंस को, टेम्पररी एग्जीबिशंस को या अपनी परमानेंट एग्जीबिशंस को भी सिस्टमेटिक बनाए रखने में हमें बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा म्यूज़ियम का सबसे महत्वपूर्ण काम है, म्यूज़ियम कलेक्शन करता है और म्यूज़ियम जो है कलेक्शन करने के लिए ही जाना जाता है। इनफैक्ट म्यूज़ियम्स की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हम हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम्स में इस बात को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि म्यूज़ियम्स को बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी विरासतें हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, जो दुर्लभ चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं या ख़राब होने का जिनका चांस है, उन्हें बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित संरक्षित किया जा सके और उनको जनता की पहुँच में बनाया जा सके, ताकि उनका जो भी मैसेज है, जो भी उनकी कहानी है, जो भी उनका इतिहास है, वो सबका सब जो है अगली जनरेशन्स जान सकें। इसके अलावा अपने म्यूज़ियम को एस्थेटिक सेंस देने के लिए और अपने म्यूज़ियम को अप टू डेट बनाए रखने के लिए भी म्यूज़ियम में निरंतर कलेक्शन होता रहे, ऐसा म्यूजियोलॉजिस्ट कहते हैं, सजेस्ट करते हैं म्यूज़ियम डायरेक्टर्स को कि उनको लगातार अपने म्यूज़ियम कलेक्शन को बढ़ाते रहना चाहिए। अब म्यूज़ियम कलेक्शन के बारे में बात करें तो म्यूज़ियम का कलेक्शन जो है उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। जब भी म्यूज़ियम्स में कोई कलेक्शन आता है तो उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को मानते हुए, उसके दायरे में रहते हुए, उन बाउंड्रीज में रहते हुए हम कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन अथाह और अनायास नहीं हो सकता है, नियम कानून के दायरे में बंधा हुआ कलेक्शन होता है, जिसके लिए कुछ निश्चित नियम किए गए हैं। जैसे कि हर म्यूज़ियम की अपनी कुछ तो नेशनल इंटरनेशनल रूल्स हैं, कुछ म्यूज़ियम वर्ल्ड के फिक्स फॉर्मेट हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम्स अपने अपने कलेक्शन करने की जो पॉलिसी है उसको अलग तरीके से इन फिक्स रूल्स के अलावा अपनी कुछ अलग नीतियां भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हर म्यूज़ियम जो है अपनी कलेक्शन पॉलिसी बना सकता है। जो भी कलेक्शन म्यूज़ियम में किया जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई नई कलाकृति संग्रहालय में ले रहे हैं, चाहे खरीद के, चाहे दान के माध्यम से, चाहे एक्सप्लोरेशन से, एक्सकेवेशन से, इस बात को ध्यान देना पड़ता है कि जो भी कलेक्शन म्यूज़ियम में आए वो नेचर ऑफ म्यूज़ियम को मैच करता हो, नेचर ऑफ म्यूज़ियम कलेक्शन को मैच करता हो। जैसे कि आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है तो वहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने का या उनको रखने का कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि उनको जब वो पूरे के पूरे कलेक्शन के साथ मैच नहीं करेंगे तो उनको डिस्प्ले करने में और बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। एक तरीके से ये मिसमैच कलेक्शन होगा। तो कोशिश की जाती है, पहला जो महत्वपूर्ण नियम हम मानते हैं वो ये होता है कि नेचर ऑफ कलेक्शन को मैच करता हुआ कलेक्शन होना चाहिए। ये जो कलेक्शन किया जा रहा है, ये जो आर्टिफैक्ट म्यूज़ियम में लिया जा रहा है, ये म्यूज़ियम के हिसाब से कला, इतिहास, पुरातत्व या प्राचीन जो साइंस है, जो भी नॉलेज है, उसको कहीं ना कहीं एस्थेटिक सेंस को, नॉलेज को कहीं ना कहीं वो अप्रूव करता हुआ हो, वो ऐतिहासिक रूप से या कला के रूप में या किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण कलाकृति होनी चाहिए जिसमें कोई मैसेज हो, जो कि कुछ सुंदरता को, कुछ सूचनाओं को अपने में कंटेन करके रखा हो। इसके अलावा जब भी कलाकृति को लिया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि जो भी कलाकृति संग्रहालय में ली जा रही है उसकी ऑनरशिप लीगली ट्रांसफ़र की जाए। खरीदा जा रहा है तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि ऑथेंटिक एंटिक्विटीज़ का डीलर होना चाहिए और उसके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जब भी कोई कलाकृति संग्रहालय में लाई जा रही है, खरीद के माध्यम से, दान के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, लोन लेकर के, जिस भी तरीके से, उसकी ओनरशिप म्यूज़ियम को ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। म्यूज़ियम के पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। ऐसे कभी भी जिस ऑब्जेक्ट पर हमारी ओनरशिप नहीं है, जो हमने परचेज़ नहीं किया है या जो ऑथेंटिकली और लीगली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको म्यूज़ियम में रखने की परमिशन नहीं दी जाती है। कलेक्शन करते समय एक और बात जो ध्यान में रखनी होती है वो होती है कि कलेक्शन जो भी हम आर्टिफैक्ट ले रहे हैं उसको संग्रहालय में रखते हुए हम किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न कर रहे हों। कोई भी ऐसी एंटिक्विटी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ हो या इंटरपोल जिसको लुक आफ्टर कर रहा हो या आईकॉम ने जिसके लिए
अलर्ट जारी कर रखा हो, किसी म्यूजियम से उठाई गई कलाकृति, किसी मॉन्यूमेंट से उठाई गई कलाकृति, कोई स्मगल्ड अगर एंटिक्विटी है तो वो हमारे म्यूजियम में नहीं आनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए संग्रहालय में कलेक्शन करते हुए। इसके अलावा जब भी लोन लिया जाता है तो लोन लेते समय उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको प्रॉपर फॉलो किया जाना चाहिए। दोनों म्यूजियम उसके जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, जो पॉलिसी बनाई गई है, उस पर लोन लेने वाले और लोन देने वाले दोनों की मतलब दोनों एग्री होने चाहिए और वो एग्रीमेंट तैयार करने के बाद प्रॉपर पेपर का आदान प्रदान करके ही कलाकृति को संग्रहालय में लेना चाहिए। म्यूजियम के जो भी कलेक्शन होते हैं जिसको हम डीएक्सेशनिंग के नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हम बात करते हैं डिस्पोजल जब भी करना हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह की कंडीशन आ रही है कि उसको म्यूजियम से हटाना है, कलेक्शन से हटाना है, तो उसकी एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, वो होती ही है और संग्रहालय उसको बहुत कठोर तरीके से डीएक्सेशनिंग की पॉलिसी का पालन करते हैं। इसके अलावा जब भी कलेक्शन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कलेक्शन जो है संग्रहालय के संग्रह को समृद्ध कर रहा हो, संग्रहालय के जो संग्रह है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा हो, उसके एस्थेटिक सेंस को इनरीच कर रहा हो और उसकी जो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कलेक्शन पॉलिसी के एथिकल वैल्यूज़ को वो फॉलो करता हुआ हो, कहीं से भी किसी भी रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करके और इन प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ म्यूजियम में कलेक्शन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। मोड ऑफ कलेक्शन की हम बात करते हैं कि म्यूजियम में जब संग्रहालय में जो संग्रह होता है उसको कितने तरीके से संग्रहालय में लाया जाता है। हम आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे। हम बताएंगे कि कला और पुरातत्व संग्रहालयों में किन किन विधियों से कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है, कलेक्शन इकट्ठा किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका जो है वो है परचेज। पहले एक बार सबको नेम आउट कर लेते हैं। परचेज करना होता है, एक्सकेवेशन से आता है, एक्सप्लोरेशन सरफेस पे जो कभी कभी जो एंशिएंट साइट्स होते हैं, एंशिएंट या हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, उन वहाँ जाके विजिट करने पर कई बार सरफेस पे कुछ चीज़ें मिलती हैं जिनकी एजिंग करने पे और या जिनके आर्ट स्टाइल को देख के ये क्लियर होता है कि ये पुरानी चीज़ है या एंटिक्विटी है। तो कई बार एक्सप्लोर करने पर भी कलाकृतियाँ मिल जाती हैं आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के लिए। तो परचेज करना, एक्सकेवेशन करना, एक्सप्लोरेशन करना। कई बार दो म्यूजियम्स में एक म्यूजियम में किसी पर्टिकुलर एरा के ऑब्जेक्ट्स कम हैं लेकिन एक पर्टिकुलर एरा के ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, दूसरे म्यूजियम के साथ भी सेम कंडीशन है पर दोनों अपने अलग अलग एरा के ऑब्जेक्ट्स को सीख कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आपस में कलाकृतियों को एक्सचेंज करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कलेक्शन लाने का। लोन से कलेक्शन आता है, डोनेशन और गिफ्ट के माध्यम से भी आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कलेक्शन कलेक्ट किया जाता है। परचेज के लिए जब सबसे पहले बात करेंगे कि परचेज के माध्यम से कलाकृतियाँ जो आती हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि एंटिक्विटी जो ऑथराइज्ड एंटिक्विटी डीलर्स हैं उनके पास इस तरह की कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं। अगर संग्रहालय को किसी एक कलाकृति की, किसी काल विशेष की कलाकृति की ज़रूरत हो, किसी एक एग्जीबिशन को पूरा करने के लिए कलाकृति की आवश्यकता पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में संग्रहालय जो है कलाकृतियों को परचेज कर सकता है। परचेज करने के लिए नियम ये होता है कि ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, उसके पास उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वो उसकी ओनरशिप पूरी तरह से ट्रांसफ़र करने को तैयार हो। कोई भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जो बाद के लिए छोड़ा जाए या जिसको देखने में कुछ मतलब कोई भी ऐसी परेशानी हो कि जो पूरे इस प्रोसेस में कहीं भी कोई भी तरीके से टूट फूट हो रही हो, ये पूरा प्रोसेस पूरे तरीके से फॉलो ना हो रहा हो। परचेज करने के लिए कलाकृतियों को म्यूजियम्स में प्रायः परचेज कमेटी बना दी जाती है। परचेज कमेटी में म्यूजियम के डायरेक्टर, क्यूरेटर्स और उस सब्जेक्ट के मतलब जो डिफरेंट उनके जो सेक्शंस हैं, जो उनके ऑब्जेक्ट्स का मतलब नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को, जो विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, उनको भी इस परचेज कमेटी में जोड़ा जाता है। कंजर्वेटर को वहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे लोग मिलकर के किसी भी कलाकृति की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट म्यूजियम में है कि नहीं, इसके बारे में बात होती है। और अगर ज़रूरत होती है तो कोई भी कलाकृति को परचेज करने में अप्रूवल मिलने के बाद, परचेज कमेटी के अप्रूवल के बाद उसको म्यूजियम के लिए ले लिया जाता है। म्यूजियम को अपने ऑब्जेक्ट की परचेजिंग करते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कलाकृति खरीदी जा रही हो उससे संग्रहालय का संग्रह जो है मूल्य, उसका सांस्कृतिक और कलात्मक मूल्य जो है वो बढ़ रहा हो। दूसरा जो तरीका है आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कलाकृतियों को एकत्र करने का, वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन हम सभी जानते हैं कि जो भी साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या फिर जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कई बार ऐसे एक्सीडेंटली भी
डिस्कवरीज हो जाती हैं कि सड़क बनाने के लिए ज़मीन खोदी जाती है और वहाँ पे कोई किसी सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉपर एक्सकेवेशन किया जाता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है वो मिल गई इसलिए क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, और रेलवे लाइन बिछाते हुए वो जो वहाँ पे ज़मीन को बराबर किया जा रहा था, खोदा जा रहा था, तो उसमें उस सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले थे और तब बड़े पैमाने पर एक्सकेवेशन का काम वहाँ पर कराया गया था। तो इस तरीके से बहुत जो कलाकृतियाँ हैं, बहुत सारे सिविलाइजेशंस, पूरी सभ्यताएं, पूरे पूरे नगर के जो साइट्स हैं वो मिल जाते हैं एक्सकेवेशन में। और एक्सकेवेशन प्रायः जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ज़्यादातर एक्सकेवेशन कराया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट हैं, जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई लिखाई जिन डिपार्टमेंट्स में हो रही है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए टाइम टू टाइम एक्सकेवेशन वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर्स करते हैं। ये जो एक्सकेवेटेड साइट से मिलने वाली कलाकृतियाँ होती हैं, इनको वहाँ पर फर्स्ट हैंड कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के प्रोसेस में डाला जाता है। इनका फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होता है और बाद में जिन कलाकृतियों को उचित समझा जाता है तो जो एक्सकेवेशन करने वाली टीम है वो इसको म्यूजियम्स को हैंड ओवर करती हैं। और इस तरीके से एक्सकेवेशन के माध्यम से भी कलाकृतियाँ कला और पुरातत्व संग्रहालय में आती हैं। इसके लिए भी अगर ASI के अलावा कोई भी और संस्था एक्सकेवेशन करती है साइट्स का, तो उसके लिए उन्हें ASI से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। इस तरीके से बिना लाइसेंस लिए हुए इस तरह का काम करना अनऑथेंटिक होता है और वहाँ से कलाकृतियों को अगर इस तरह का कोई लेके आ रहा है तो एक बार सोचने की ज़रूरत होती है कि उसका क्या ऑथेंटिक तरीके से वो ट्रांसफ़र कर रहा है और उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्या पूरे तरीके से रेफरेंस दे पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर ही जो ऑथेंटिक लोग हैं एक्सकेवेशन करने वाले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी एजेंसीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स जो कि ASI से लाइसेंस लेने के बाद एक्सकेवेशंस कराते हैं, तो ये इस तरीके से म्यूजियम में कलाकृतियाँ आ सकती हैं। एक्सकेवेशन का ही एक दूसरा जो पहलू है वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि साइट्स पे कई बार मॉन्यूमेंट्स के आसपास साइट्स पे सरफेस पे भी कुछ कलाकृतियाँ मिल जाती हैं, या कोई रिपोर्टेड साइट है वहाँ पे देखने के लिए गए तो वहाँ पे पता चला कि सरफेस पे आपको टेराकोटा, स्टोन स्कल्पचर्स, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये सरफेस पे मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं ये एक्सकेवेशन से तो नहीं आई हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन के माध्यम से इनकी डिस्कवरी हुई है और ये म्यूजियम्स तक आई हैं। तो ये भी एक तरीका है म्यूजियम में, आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कलाकृतियों की संख्या बढ़ाने का या अपना कलेक्शन बढ़ाने का। अगला जो माध्यम है वो है एक्सचेंज का। एक्सचेंज के बारे में ये पहले ही बताया गया है कि जब दो संग्रहालय इस बात के लिए तैयार हों कि अलग अलग कालखंड की कलाकृतियाँ तो उनके पास हैं ज़्यादा, लेकिन किसी एक कालखंड की कलाकृति का उनके पास अभाव है, और म्यूजियम ए के पास जिस कालखंड की कलाकृतियों का अभाव, म्यूजियम बी के पास उस कालखंड की कलाकृतियाँ, और म्यूजियम बी के पास जो कलाकृतियों की ज़रूरत है वो म्यूजियम ए के पास है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों म्यूजियम्स एक्सचेंज के माध्यम से अपना अपना जो कलेक्शन है उसको इनरीच कर सकते हैं। इसके लिए म्यूजियम ए और म्यूजियम बी आपस में जिन कालों की उनके पास कलाकृतियाँ अधिक हैं वो दूसरे म्यूजियम्स को दे सकते हैं और जिनकी कमी है उनको ले सकते हैं। लेकिन इस तरह का एक्सचेंज करने के भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कलाकृतियों को की अदला बदली की जा रही है, उनको अदल बदल करके लिया जा रहा है, तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उनका जो मूल्य है, जो मॉनिटरी वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए की चीज़ का एक्सचेंज हमने 1 लाख की चीज़ के साथ कर लिया है, इस तरह के एक्सचेंज नहीं होते हैं, ये वैधानिक नहीं है। इसके लिए मॉनिटरी वैल्यू पहले दोनों की सेम होनी चाहिए। इसके बाद दोनों ही म्यूजियम्स के पास जो वो एंटिक्विटी ले रहे हैं वो एंटिक्विटी उस कालखंड की एंटिक्विटी नहीं है, इस बात की ये पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको मन कर रहा है तो इसलिए हमने बदल लिया और उनके पास कुछ सुंदर वाली मूर्ति और हमारे पास नहीं, जो मिसिंग होगा उसके साथ ही हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखना पड़ता है इनको करते हुए। और दोनों म्यूजियम ए और म्यूजियम बी हैं, दोनों पार्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए पूरी तरीके से। डॉक्यूमेंट पे उसको एक्सचेंज करते समय उसके जो ओनरशिप है उसको भी एक्सचेंज कर लिया जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में ये पूरी की पूरी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्सचेंज के माध्यम से ये कलाकृति वहाँ जा चुकी है और उनके बदले में हमने ये ले रखा है। तो इस तरीके से करके एक्सचेंज भी एक बड़ा माध्यम है आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स में कलेक्शन की संख्या बढ़ाने का। इसके बाद से जो अगला मीडियम है जिससे हम आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जो कलेक्शन आता है वो है डोनेशन या गिफ्ट के माध्यम से।
कई बार ऐसा होता है, जैसा कि हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स में हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत जो कलेक्शन होता है उसको लोग बाद के समय में पब्लिक म्यूजियम बनाने के लिए दान दे रहे थे। तो इसी तरह आजकल के समय में भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं या लोग हैं या संस्थाएं हैं जिनके पास बहुत सारी प्राचीन कलाकृतियां हैं, उनके फोरफादर्स ने इकट्ठी की हैं, या फैमिली में कोई शौकीन है कलेक्शन करने का तो उन्होंने रखी हैं। लेकिन बाद के समय में अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं है या वो व्यक्ति नहीं रहा और उसके कलेक्शन को बाकी लोग नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो वो म्यूजियम्स को गिफ्ट देने के लिए, कई बार डोनेशन देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या संस्था किसी म्यूजियम को अपना कलेक्शन डोनेशन देने के लिए तैयार हो, तो ये सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जो हमने पहले बात की, कि कलेक्शन हम हमेशा नेचर ऑफ म्यूजियम और नेचर ऑफ कलेक्शन को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। तो हमें अगर कोई डोनेशन या गिफ्ट दे रहा है तो ये ध्यान देना होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट्स या वो जो बंच ऑफ ऑब्जेक्ट, जो लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रहे हैं, जो बंच ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, वो हमारे म्यूजियम के नेचर ऑफ कलेक्शन से मैच करता है कि नहीं करता है। जैसे पिछले लेक्चर में भारत कला भवन वाराणसी के बारे में बात की गई थी। यूनिवर्सिटी म्यूजियम है और उनके पास बहुत सारे कलेक्शन है, जिसमें फ्रेड पिन का कलेक्शन है जो कि डोनेशन से आया है, एलिस बोनर का कलेक्शन है जो कि डोनेशन से आया है, और राय कृष्णदास जी का तो पूरा कलेक्शन रहा ही। तो एलिस बोनर का जो कलेक्शन है, एलिस बोनर जो है स्विस आर्टिस्ट थी और उनको कलेक्शन का भी बहुत शौक था। तो उनके पास अपनी कुछ क्रिएशंस भी थे और अपने कुछ कलेक्शंस भी थे जो कि आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के साथ मैच होते थे। एलिस बोनर गैलरी जो है भारत कला भवन की, वहाँ पे पेंटिंग्स हैं और स्टोन के स्कल्पचर्स हैं, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कुछ पेजेस हैं और कुछ मेटल स्कल्पचर्स हैं जो कि या तो एलिस बोनर ने उनको बनाया था या फिर एलिस बोनर मैम के पास वो कलेक्शन में था। तो वो नेचर ऑफ कलेक्शन को मैच होने की वजह से भारत कला भवन वाराणसी में उसको लिया गया है, पूरी गैलरी को। कुछ शर्तों के साथ ही कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी संग्रहालय को डोनेशन में, गिफ्ट में अपना कलेक्शन देती है तो जरूर उनके पास कुछ शर्तें होती हैं। जैसे एलिस बोनर गैलरी जो है उसमें एलिस बोनर फाउंडेशन उसकी देखभाल करते हैं और साल में एक बार वो उसको देखना, सुनना, उसकी मेंटेनेंस करने का काम वो लोग करते हैं और उनका ये रहा है कि ये कलेक्शन जो है हमेशा डिस्प्ले में होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग ये शर्त रख सकते हैं कि हमारा कलेक्शन हमेशा डिस्प्ले में रहेगा, कुछ ये शर्त रख सकते हैं कि इस नाम की एक गैलरी होनी चाहिए। कुछ दूसरी फैमिलीज ये भी कह सकती हैं कि जब भी हम म्यूजियम विजिट करने के लिए आएँ तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजियम विजिट करने दिया जाए, या हमारी फैमिली को इस बात के लिए रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि हमने आपके यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है। तो उनकी अलग अलग डिमांड और मांग और शर्तें हो सकती हैं। संग्रहालय को 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला ये कि नेचर ऑफ कलेक्शन हमारे म्यूजियम के नेचर से मैच करता है। दूसरा ये कि जो भी शर्तें वो कह रहे हैं या जो वो चाहते हैं बदले में, वो संग्रहालय के बाउंड्रीज़ के अंदर आना चाहिए, वो मर्यादा के दायरे में होना चाहिए कि ठीक है, हमें गैलरी दे सकते हैं या हम हमेशा डिस्प्ले में रख लेंगे, या फिर हम आपकी फैमिली को रिकॉग्निशन देंगे, आपके नाम से गैलरी बना देंगे, या आपको फ्री म्यूजियम विजिट करने देंगे। इस तरह की चीज़ें अगर म्यूजियम के रूल्स रेगुलेशंस में आती हैं, उनकी पॉलिसीज़ में सेट हो सकती हैं, म्यूजियम के लिए समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी इस तरह के गिफ्ट लिए जाते हैं। अदरवाइज इस तरह के गिफ्ट को रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने रूल्स रेगुलेशंस के मर्यादा के दायरे से बाहर जाके इस तरीके का कलेक्शन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। प्रायः जो लोग देते हैं गिफ्ट, वो ये चाहते हैं कि उनका कलेक्शन हमेशा डिस्प्ले में रहे। तो आजकल ज़्यादातर म्यूजियम्स में एक नई पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत ऐसा होता है कि अगर आप अपना कलेक्शन हमें दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ फंड भी आप दे दीजिए, जिसको कि हम फिक्स डिपॉजिट में या कहीं पे इस तरीके से रख करके आपका जो कलेक्शन है उसकी देख रेख के लिए हमें फंड भी आपकी तरफ से ही मिल जाए, तो म्यूजियम में उसको डिस्प्ले करना और उसको व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है। इसके बाद से जो अगला तरीका है आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कलेक्शन को बढ़ाने का और कलेक्शन को बनाए रखने का, वो है लोन। लोन के माध्यम से कलाकृतियाँ अलग अलग संग्रहालयों में एक दूसरे से लोन में ली जाती हैं या कई बार संस्थाओं से लोन में ली जाती हैं। लोन म्यूजियम में 2 तरह के आते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन प्रायः अपनी एग्जीबिशंस को इनरीच करने के लिए, क्रोनोलॉजिकल गैप को फिल करने के लिए और एग्जीबिशन को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, अधिक कम्युनिकेटिव बनाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 2-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 2-4 महीने के लिए हो सकता है। इस तरह के जो लोन आते हैं वो म्यूजियम्स अपनी एग्जीबिशंस के लिए लेते हैं। ऐसे भी जो ऑब्जेक्ट आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद से वो म्यूजियम में उनका टेम्प्रेरी लोन रजिस्टर पे उनकी एंट्री होती है और वो म्यूजियम के अंदर आते हैं और जो भी पर्पस होता है वो फुलफिल होने के बाद उनको वापस कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म लोन का। लॉन्ग टर्म लोन एक्चुअली
अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए लिया जाता है, लेकिन प्रायः उसको संग्रहालयों में 90 से 99 साल तक की ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि कलाकृतियों को लोन लिया जाता है। ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, दोनों पार्टीज इस पे सहमति दिखाती हैं और इसको ये लोन के तौर पर किसी म्यूजियम को दिया जाता है। इसमें इस तरह के जो लोन होते हैं, ये कलाकृतियाँ प्रायः तभी वापस की जाती हैं जब लोन के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा करारनामा है, उसकी जब शर्तों का उल्लंघन होता है, तभी लॉन्ग टर्म लोन को हम वापस करते हैं। और इस तरह से जो है कि दोनों पार्टीज जब लोन लेते हैं तो लोन के फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं, प्रॉपर एंट्रीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस तय किए जाते हैं। रूल रेगुलेशंस तय होने के बाद से फिर दोनों के दोनों का उस एग्रीमेंट पे, उस रूल्स पे, उस पे एग्री होना और दोनों का म्यूचुअल लेन देन होना जरूरी होता है। और इस तरीके से लेकर के प्रायः ये जो लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये इस तरह की कलाकृतियाँ तभी वापस की जाती हैं जब आपके लोन की जो एग्रीमेंट है उसकी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा हो। और लॉन्ग टर्म लोन जो होता है उसको कुछ समय के लिए, मतलब जब भी हम टाइम फ्रेम अगर पूरा हो रहा है और अगर दोनों पार्टीज उस पर इस बात पे एग्री करती हैं कि इसके टाइम को एक्सटेंड करना है, तो वो टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके लोन के माध्यम से भी आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स में कलाकृतियाँ आती हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमने जो कहा कि संग्रह जो है वो संग्रहालय के प्राण होते हैं और किसी भी म्यूजियम में निरंतर कलाकृतियों का आना उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है और उसके कलेक्शन का रीच होना कहीं ना कहीं वो इस बात को डिनोट करता है कि लगातार उनकी एग्जीबिशंस के लिए उनके पास कुछ नई कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, तो वो अपने पुराने दर्शकों को, जो उनके रेगुलर दर्शक हैं, उनको भी कुछ नयापन दे सकते हैं और नए तरीके से एग्जीबिशंस सेट कर सकते हैं। और ये जो 5 तरीके हैं, इनके माध्यम से कला और पुरातत्व संग्रहालयों में इन्हीं 5 तरीकों से संग्रह आता है और संग्रह को व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, कमिटीज़ बनाई जाती हैं, कमिटीज़ के माध्यम से अप्रूवल होता है, हर आने वाली कलाकृति और जाने वाली कलाकृति का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और इनको प्रॉपर तरीके से म्यूजियम में कंजर्व एंड प्रिजर्व किया जाता है। इस तरीके से इन 5 तरीकों को ध्यान में रखकर, इन 5 तरीकों से संग्रहालयों में कलाकृतियों का संग्रह निरंतर बढ़ाया जाता है। इसके अलावा म्यूजियोलॉजिस्ट जो हैं वो म्यूजियम डायरेक्टर को ये एडवाइस करते हैं कि ये जो 5 तरीके हैं, इसके अलावा भी अपनी सूझबूझ से और अपने कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करके म्यूजियम डायरेक्टर को, क्यूरेटर्स को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि म्यूजियम में नया नया कलेक्शन आता रहे। थैंक यू।